बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरी नई नई शादी हुई थी, मगर सास बहू की रोज रोज की लड़ाई से तंग आ चुका था, क्योंकि अम्मा को मेरी बीवी एक आंख ना भाती थी। एक दिन इन्हीं झगड़ों से तंग आकर मैंने अपनी ट्रांसफर दूसरे शहर करवा दी और सुकून से रहने लगा। अब रोजाना अम्मा मुझे बताती कि तेरी बीवी बहुत अच्छी है, मेरी बहुत खिदमत करती है। मैं खुश रहने लगा। एक दिन घर वालों को सरप्राइज देने के लिए बगैर बताए ही घर आ गया, मगर अम्मा ने मुझे देखा तो रंग फक हो गया। मैं फौरन कमरे में गया जहां मेरी बीवी नमाज पढ़ रही थी। जो ही उसने सजदे से सर उठाया तो पांव तले से जमीन निकल गई। कमाल, तेरी बीवी मुझे देखकर जोर जोर से बर्तन पटकती है और मुंह में हर वक्त बड़बड़ाती रहती है। मैं तेरे खातिर चुप हो जाती हूँ, नहीं तो चुटिया से पकड़कर घर से निकाल दूंगी उसको। तभी सबा बोली, आंटी, आप भी कम नहीं है, क्यों पड़ोसनों के साथ मिलकर मेरी गीबत करती हैं? कमाल, आपको इल्म नहीं है, मगर आपकी अम्मी खाला सफिया के साथ मेरी गीबत करती हैं। अम्मी बोली, हाँ, तो तुमने घर में किस तरह गंद डाला हुआ है? तुम्हारी गीबत ना करूं तो क्या शाबाशी दूं? कमाल, मैं कह रही हूं। मैं एकदम झटके से उठकर खड़ा हुआ तो अम्मी की बात बीच में ही रह गई। मैं गुस्से से बोला, आप दोनों औरतों ने मेरी जिंदगी अजीरन कर रखी है। जी तो चाहता है कि जिंदगी का ही खात्मा कर लूं। अगर मुझे हराम मौत और अल्लाह की नाराजगी का डर ना होता तो अब तक मैं खुद को मार चुका होता। आप दोनों मेरे आने से पहले ही दो दो हाथ कर लिया करें ना। मैं जब आ जाया करूं तो मुकदमे खोलकर ना बैठ जाया करें। मैं इतना कहकर घर से निकल गया था। मैं जानता था कि इस सब में गलती मेरी अम्मी की ही थी। वो जानबूझकर सबा को जज करती थी ताकि वो गुस्से में या तो खुद घर छोड़कर चली जाए या फिर कुछ ऐसे अल्फाज अदा कर दे कि मुझे ही उसे घर से बाहर निकालना पड़े। मगर मैं अम्मी को कुछ नहीं कह सकता था। इसकी एक वजह तो ये थी कि जो भी था, बहरहाल वो मेरी माँ थी। अल्लाह ने माँ का रुतबा बहुत बुलंद रखा है। और दूसरी बड़ी वजह मेरा एक गुनाह और एक गलती थी जिसकी राजदार मेरी अम्मी थी। अगर मैं उनके सामने सर उठाता तो यकीनन वो मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करती। मैं यूं ही गलियों में मारा मारा फिर रहा था। मेरा दिमाग फटने वाला हो चुका था। तब अचानक से एक गाड़ी मेरे पास आकर रुकी। मैंने इधर उधर नजर की तो मुझे हैरत का शदीद झटका लगा, क्योंकि उसमें मेरा एक दोस्त बैठा था जो कराची शिफ्ट हो चुका था। उसने गाड़ी का दरवाजा खोला तो मैं उसके साथ जाकर बैठ गया। मैं बोला, हस्सान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो अपने घर वालों के साथ कराची शिफ्ट हो चुके थे। हस्सान हंसकर बोला, हाँ यार, घर वाले तो कराची में ही हैं, मगर मैंने अम्मी और बीवी की लड़ाई से तंग आकर अपना ट्रांसफर इधर लाहौर में करवा लिया है। कुछ महीने यहीं रहूंगा। जब उनके दरमियान से लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा तो वापस लौट जाऊंगा। हस्सान की बात सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे उसने मेरी सबसे बड़ी मुश्किल हल कर दी हो। अगले ही दिन मैंने अपने बॉस से बात की तो उन्होंने भी फौरन हामी भर ली, क्योंकि उन्होंने दूसरे शहर में एक नई ब्रांच खोली थी और वहां उन्हें तजुर्बाकार स्टाफ की जरूरत थी। मैंने घर आकर बताया कि मेरे बॉस ने मेरा ट्रांसफर इस्लामाबाद कर दिया है और मुझे कल ही जाना पड़ेगा। अम्मी उदास हो गई थी। वो बोली, तुम्हारे बगैर ये घर बहुत सूना सा हो जाएगा। जब मैं अपने कमरे में आया तो सबा ने रो रो कर आंखें सुजा रखी थी। वो बोली, कमाल, आप मुझे अपनी वालदा के पास छोड़कर कैसे जा सकते हैं? आप जानते भी हैं कि वो मेरे खून की प्यासी हैं। मैं हंस दिया और बोला, सबा, तुम परेशान मत हो, मेरी अम्मी इतनी भी बड़ी डायन नहीं है। सारी रात मैं सबा को तसल्लियां देता रहा और उसे समझाता रहा कि यूं जाना मेरी मजबूरी है, मगर वो बेहद परेशान थी। वो यही कहती रही कि मुझे आपकी वालदा से खौफ आता है। अगली सुबह मैं इस्लामाबाद के लिए निकल गया था। मेरा दिल भी उदास था। मैं नहीं चाहता था कि अपनी नई नवेली दुल्हन को यूं अम्मी के रहमो करम पर छोड़कर जाऊं। मुझे ये भी इल्म है कि मैंने बहुत गिरी हुई हरकत की थी। एक लड़की को प्यार के वादे करके घर तो ले आया था, मगर अपनी जालिम मां के पास छोड़कर खुद फरार हो रहा था। मगर मैंने ये सब अपनी सबा के लिए ही तो किया था। मैंने सोचा कि अगर मैं इन दो औरतों के दरमियान से हट जाऊंगा तो एक ही बार अपने दिल की सारी भड़ास निकाल लेंगी और दोनों में जो जोरावर होगा वो जीत जाएगा और दूसरा फरीक समझौता कर लेगा। मुझे इल्म था कि मेरी बूढ़ी माँ मेरी जवान और हट्टी कट्टी बीवी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। इस्लामाबाद आकर मेरे दिलो दिमाग में सुकून आ गया था। मैंने घर में इत्तला दी कि मैं खैर आफियत से पहुंच गया हूं। अम्मी फोन पर रोने लगी और बोली, कमाल, तेरे जाते ही तेरी बीवी ने परपुर्जे निकाल लिए हैं और इधर सबा ने
रो रो कर खुद को हलकान कर लिया था। वो कह रही थी कि आपकी अम्मी मुझे मनहूस और बांझ कहती है। मैं तो समझा था कि शहर बदलने से मेरे हालात भी बदल जाएंगे, मगर मुझे शदीद अफसोस हुआ था कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। आखिरकार मैंने तंग आकर अपने फोन से सिम निकालकर फेंक दी। मैंने सोचा कि 1 माह मैं अपने घर में किसी तरह का कोई राब्ता नहीं करूंगा। घर से राब्ता कटा तो मुझे आसपास फैला हुआ हुस्न नजर आने लगा। इस्लामाबाद सच में बहुत खूबसूरत शहर है, और खूबसूरत तो मैं भी बहुत था। इसीलिए मुझे यहाँ वहाँ से दोस्ती की बहुत सी ऑफर्स मिली थी, मगर चूंकि मैं अपनी बीवी से शदीद मोहब्बत करता था, इसीलिए मैंने कभी इन चीज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। अल्लाह अल्लाह करके 1 माह गुजर गया था। मुझे तनख्वाह मिली तो घर भेजने का ख्याल आया, इसीलिए मैंने नई सिम से ही घर वालों से राब्ता कर लिया था। हकीकत तो ये थी कि अब मैं मजीद अपनी सबा से दूर नहीं रह सकता था। मैंने सबा के नंबर पर फ़ोन किया तो वो बंद था, लेकिन अम्मी को कॉल की तो उन्होंने झट से फ़ोन उठा लिया था। मेरी आवाज़ सुनकर अम्मी रोने लगी थी। वो बोली, मेरे बच्चे, मेरे कमाल, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत तंग किया। तुम्हारी बीवी और मैं आपस में ही झगड़ते रहे, तुम्हारे गम की कभी परवाह ही नहीं की। अब तू मेरी मान और घर वापस लौटा। सब कुछ ठीक हो चुका है। मैंने और तेरी बीवी ने आपस में समझौता कर लिया है। अम्मी की बात सुनकर मैं बेइंतहा खुश हुआ था। मैं बोला, अम्मी, सबा कहाँ है? उसका मोबाइल क्यों ऑफ है? उससे मेरी बात तो करवाएं। अम्मी हंसकर बोली, जब तुमने फोन करना छोड़ दिया था तब सबा ने गुस्से में आकर अपना मोबाइल फेंक दिया। तू वापस आ जाएगा तो फिर से चला लेगी। मैं बोला, अच्छा अम्मी, उससे मेरी बात तो करवाएं। अम्मी सबा को पुकारती रही, सबा, सबा आ जाओ बच्चे, अपने शौहर से बात कर लो। मगर उसने कोई जवाब न दिया। अम्मी हंसकर बोली, कमाल, वो हाथ के इशारे से कह रही है कि तुम्हें अपनी आवाज भी नहीं सुनाएगी जब तक तुम वापस लौट कर नहीं आ जाते। मैं बोला, आप बेफिक्र रहें, मैं बहुत जल्दी वापस आ रहा हूं। मैंने अपने बॉस से बात की तो उन्होंने कहा कि मैं इतनी जल्दी तुम्हारा ट्रांसफर नहीं कर सकता, तुम्हें कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा। मैं बहुत परेशान हो चुका था, न जाने मुझे कब तक इंतजार करना पड़े। मैं घर मुसलसल फोन करता रहता था। सबा मुझसे बात नहीं करती थी, मगर अम्मी उसकी बहुत तारीफें किया करती थी। वो कहती थी कि कमाल, तेरी बीवी बहुत अच्छी हो गई है, मेरा बहुत ख्याल रखती है, और घर तो उसने शीशे की तरह चमका कर रखा है। मैं उदास हो जाता और कहता, अम्मी, लगता है उसने घर के कामों से दिल लगा लिया है और अब वो मुझे भूल चुकी है। अम्मी हंस देती और कहती, बच्चों जैसी बातें मत करो। जब तुम वापस आ जाओगे और तुम्हें अपनी आंखों से देख लेगी तो नाराजगी खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। मैं अम्मी की बातें सुनकर खुश हो जाता था। अब बस मैं चाहता था कि हवा के घोड़े पर सवार होकर घर चला जाऊं, मगर ट्रांसफर की मजबूरी आड़े आ जाती थी। फिर मैंने एक तरकीब लड़ाई और बॉस से कहा कि मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी दे दें। बॉस ने छुट्टी मंजूर कर ली तो मैं बेइंतहा खुश हो चुका था। मैंने घर में यही कहा था कि जब मेरा ट्रांसफर होगा तभी घर आऊंगा। दरअसल मैं सबा को सरप्राइज देना चाहता था। मैं बेइंतहा खुश था कि 1.5 माह बाद हमारे दरमियान से सब दूरियां खत्म हो जाएंगी। मैं सुबह बस में बैठा तो ईशा के वक्त घर पहुंचा था। मैंने दरवाजा खटखटाया तो अम्मी ने ही दरवाजा खोला था। मुझे तो लगा था कि वो मुझे अपने सामने देखकर खुशी से पागल हो जाएंगी, मगर उनके तो हौसान खता हो चुके थे। वो बहुत घबरा चुकी थी। मैं बोला, अम्मी, मेरे आने की खुशी नहीं हुई आपको? वो हकलाकर बोली, हुई है, बहुत खुशी हुई है। मैं उनसे गले मिलकर जल्दी से अपने कमरे में चला गया था। सबा नमाज पढ़ रही थी। मैं बेड पर जाकर बैठ गया। जैसे ही उसने सजदे से सर उठाया तो मेरा दिमाग घूमने लगा था। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैं अपनी आंखों से जो कुछ देख रहा था वो इस तरह सच हो सकता था। मैं भाग कर निकला और बोला, अम्मी, सबा कहाँ है और ये महविश मेरे कमरे में क्या कर रही है? अम्मी रोने लगी और बोली, तुमने फोन बंद कर दिया था, हम सब बहुत परेशान थे। 2 हफ्ते तो सबा रो रो कर हलकान होती रही, तुम्हारे लिए हर लम्हा दुआएं करती रही, यहां तक कि उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था। तुम्हारे जाने का इतना सदमा था उसे। फिर तीसरे हफ्ते वो संभलने लगी और फोन पर मुझसे चुपके चुपके किसी से बातें करने लगी थी। मुझे लगा कि हो सकता है तुम उसे किसी दूसरे नंबर से फोन करते होगे, लेकिन सारी हकीकत तब खुली जब उसकी खाला का बेटा सोबान उसे लेने के लिए आ गया था। वो बड़ी खुशी खुशी उसके साथ चली गई थी। मैं घर में तन्हा थी, इसीलिए महविश को फोन किया कि वो मेरे पास आ जाए। महविश तो इतनी असील निकली, एक फोन कॉल पर ही मेरे पास आ गई थी। अम्मी की बातें सुनकर मेरा दिमाग घूम गया था।
मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। इसीलिए मैं जल्दी से उठकर घर से बाहर निकल गया था और दिमाग पुरानी यादों में चला गया। मैंने मास्टर्स कर लिया था तो खुशकिस्मती से मेरी जॉब बहुत अच्छे इदारे में लग गई थी। काम पर जाने के लिए मेरे पास कोई सवारी नहीं थी। गुर्बत इतनी थी कि मेरे पास एक मोटरसाइकिल भी नहीं थी। इसीलिए मैं बस पर सफ़र करके ऑफिस जाने लगा था। मैं एक दिन बस पर सफ़र कर रहा था जब मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी। वो बहुत सहमी हुई थी और रोती जा रही थी। मैं दिल ही दिल में सोचने लगा कि पता नहीं बेचारी के साथ क्या मसला है। अब हर रोज़ वो बस में बैठकर जाती और सारा रास्ता रोती रहती थी। एक दिन उस लड़की को जगह मेरे पास ही मिली थी। वो मेरे बराबर की सीट पर आकर बैठ गई और रोने में मसरूफ हो गई। मैं बोला, क्या बात है, तुम हर रोज रोते हुए ही क्यों सफर करती हो? वो लड़की मेरे चेहरे को गौर से देखने लगी, जैसे सोच रही हो कि मुझ पर एतबार करना चाहिए या नहीं। फिर बोली, मेरे वालिदैन का बचपन में ही इंतकाल हो गया था। मुझे मेरी खाला ने पाला है। मैं खाला के बेटे को भाई समझती रही, मगर अब उसने मुझसे इजहार मोहब्बत कर दिया है और चाहता है कि मैं उसकी दोस्त बन जाऊं। मैंने कह दिया कि तुम मेरे भाई हो तो उसने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा और बोला, खबरदार जो आज के बाद इतना पाक रिश्ता हमारे बीच लाई। मैं तुम्हें हर कीमत पर हासिल करके ही रहूंगा। मैं बस उसी से छुपती फिरती हूँ। मैं बोला, मैं रिहाइश का इंतजाम कर दूं? तो उसने बड़े अजीब से अंदाज में मुझे देखा था। वो बोली, यहां सगे रिश्तों पर एतबार नहीं किया जा सकता तो फिर मैं तुम जैसे अनजान लड़के पर एतबार कैसे कर सकती हूँ? बात तो उसकी सच थी, वो अपनों की डसी हुई थी। मैं बोला, तुम और मैं दोनों एक ही बस में जाते हैं। इरादा बन जाए तो बता देना। अगले दिन वो बस पर नहीं आई थी। उसने बस में सफर करना ही छोड़ दिया था। इस दौरान मेरी जिंदगी में बहुत कुछ होता रहा था। बहुत से उतार चढ़ाव आए थे, मगर मैं उस भीगी आंखों वाली अनजान लड़की को भूल नहीं पाया था। 2 माह बाद मुझे वो फिर से बस में मिली थी। उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो चलती हुई मेरे पास आ गई थी। मैं बोला, कहाँ चली गई थी तुम? बहुत फिक्र हो रही थी मुझे तुम्हारी। वो हंसकर बोली, मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हूँ। कजन के खौफ से मैंने स्कूल के करीब बने हॉस्टल में ही पनाह ले ली थी, इसीलिए बस में सफर करना छोड़ दिया। तुम्हारा ख्याल आया तो सोचा मिलकर पूछ लूं कि तुम मेरे लिए कहाँ इंतजाम करोगे रिहाइश का। मैं मुस्कुराकर बोला, इरादा तो यह है कि तुम्हें अपने घर की मालकन बनाकर ले जाऊं। वो भी मुस्कुरा दी थी और यूं ही फैसले हो गए थे। मैंने महविश को घर से निकाल दिया था और अपनी वालदा से जिद करके सबा को ब्याह कर घर ले आया था। लेकिन अम्मी ने हम दोनों का जीना दो भर कर दिया था, हमसे खुशियां छीन ली थी। मजबूरन मैं घर छोड़कर भाग गया और जब इस्लामाबाद से वापस आया तो अब पता चला कि मेरी सबा अपने जिस कजन से छुपती फिरती थी उसी के साथ चली गई। मैं जानता था उसने ये सब मुझे अजियत देने के लिए किया था। मैंने सोचा कि एक बार तो मैं सबा से जरूर मिलूंगा। मैंने अम्मी से कह दिया था कि महविश को घर से निकाल दे, मगर वो बोली, मैं मुश्किल में काम आने वाली लड़की को घर से जाने का नहीं कह सकती। मैं बहुत अजियत से गुजर रहा था। मुझसे मजीद सब्र न हुआ तो मैं रात के 10 बजे ही सबा की खाला के घर पहुंच गया था। वो दरवाजे पर खड़ी हैरान सी थी। वो बोली, बेटा, मैं औरत जात घर में अकेली हूँ, कोई भी नहीं है यहाँ। तुम ऐसा करो, सुबह आ जाना। मुझे लगा वो सबा को मुझसे छुपाना चाहती है, इसीलिए मैं जबरदस्ती उनके घर पहुंच गया। मैंने एक एक कमरे की तलाशी दी, मगर सारे कमरे खाली थे। वो बोली, बच्चे, क्या ढूंढ रहे हो? मैं गुस्से से बोला, आपके बेटे को और अपनी बीवी को। खाला बोली, बेटा, मेरे बेटे को तो कुवैत गए हुए 4 माह हो चुके हैं, जबकि मैंने तो सबा को तब से नहीं देखा जब से उसकी तुम्हारे साथ शादी हुई है। बेटा, वो मेरे पास नहीं आई। मैं तो खाला की बात सुनकर ही दंग रह गया था। मैंने घर जाकर खूब वावेला किया। मैं बोला, मुझे इसी वक्त सच बता दें अम्मी, आपने सबा के साथ क्या किया है, नहीं तो मैं महविश को तलाक दे दूंगा। दरअसल महविश अम्मी की बहन की बेटी थी। खाला मरने से पहले अम्मी के आगे हाथ जोड़ गई कि मेरी बेटी को अपनी बहू बना लो, जबकि मेरी और महविश की सोच में जमीन और आसमान का फर्क था। अम्मी ने जबरदस्ती मेरी शादी महविश से करवा दी थी, मगर शादी के बाद भी हम में अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई थी। वो उम्र में मुझसे बड़ी थी और इसी चीज का रोब मुझ पर डालती थी। वो हर वक्त मुझे डांटती रहती थी। इन हालात से तंग आकर मैंने उसे घर से ही निकाल दिया था और सबा को ब्याह कर घर ले आया था। मगर मैंने सबा से अपनी पहली शादी की बात छुपा कर रखी थी। अम्मी ने मेरी इस गलती को माफ नहीं किया था, इसीलिए मेरा और सबा का जीना हराम करके रखा था। मैंने भी अम्मी को कभी उफ तक नहीं कहा। मुझे इल्म था कि वो मेरा राज सबा के सामने खोल देंगी। मैंने तलाक की धमकी दी तो अम्मी डर गई। वो बोली, बेटा,
तुमने जब से हमसे राब्ता खत्म कर दिया था तो मुझे लगा कि ये सुनहरी मौका मुझे खोना नहीं चाहिए। मैंने महविश को फोन करके घर बुला लिया और फिर हमने जबरदस्ती ही उसे घर से निकाल दिया। वो हमारी मिन्नतें करती रही, रोती रही कि मुझे घर से मत निकालें, मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है। मेरे बच्चे, अब तुम मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूं मैंने बहुत गलत किया, मगर मैं महविश की मोहब्बत में अंधी हो चुकी थी। इस बात को भी 1 माह का अरसा बीत चुका है। अब कोई नहीं जानता कि सबा कहाँ होगी, जिंदा भी होगी या नहीं। मेरे बच्चे, तुम उसकी तलाश में ख्वार ना होना। किस्मत का लिखा कबूल करके उसे भूल जाओ और इस यतीम मस्कीन महविश को अपना लो। मैं गुस्से से कांप रहा था। मैं गुस्से से चिल्लाया, अम्मी, आप इंसान हैं या डायन? अपने बेटे की खुशियां खा गई आप। और जहां तक महविश की बात है तो इसे मैं अभी तलाक देकर फारिग कर देता हूँ। ये सारा खेल आपने इसी के लिए तो रचा था ना। अम्मी एकदम से चिल्लाने लगी। वो बोली, बेटा ऐसा जुल्म मत करना। मगर मैंने अम्मी की एक ना सुनी और महविश को तलाक देकर घर से बाहर निकल गया। मैं सड़कों पर मारा मारा फिरता रहा था। अम्मी ने मेरे साथ बहुत गलत किया था। अब मैं कहां से उस बेचारी को ढूंढ कर लाता। मैं 3 दिन तक सड़कों पर ख्वार होता रहा। खाने पीने का कुछ होश ही नहीं था मुझे। सबा कभी कुछ अता पता नहीं था। तब मैं सड़क के किनारे बैठकर बीते दिनों को याद करने लगा। उसी वक्त अचानक मेरे जहन में सबा की एक बात क्लिक की थी कि मैं तो अपने प्राइवेट स्कूल के पास ही बने हॉस्टल में शिफ्ट हो चुकी हूँ। मुझे ऐसा लगा था जैसे सबा तक पहुंचने का रास्ता मुझे मिल गया हो। मैं दीवाना वार अपनी गाड़ी की तरफ भागा। मैंने गाड़ी बड़ी तेज दौड़ाई थी। मैंने हॉस्टल पहुंचते ही कह दिया कि मुझे सबा से मिलना है। दरअसल मैं हवा में तीर चला गया, मगर मैं नहीं जानता था कि ये तीर निशाने पर जाकर लगेगा। 10 मिनट बाद ही सबा मेरे सामने खड़ी थी। हम दोनों एक दूसरे को देखकर रोने लगे थे। वो बोली, कमाल, आप कहाँ चले गए थे? मैंने उसके सामने हाथ जोड़ दिए और बोला, बहुत बड़ी गलती कर दी थी मैंने, जो तुम्हें अपनी माँ के हवाले कर गया। मैं सबा को अपने साथ इस्लामाबाद ले गया था। वहां जाकर मैंने उसे अपनी पहली शादी और तलाक के मुतालिक भी बता दिया था। वो बोली, कमाल, आपको महविश के लिए भी कुछ न कुछ लाजमी करना चाहिए। मुझे सबा की बात अच्छी लगी थी। मैंने उसके रिश्ते के लिए 1-2 जगह बात की थी। आखिरकार मुझे एक बहुत अच्छा रिश्ता मिल गया था। लड़के की पहली बीवी इंतकाल कर चुकी थी। महविश की जब इद्दत पूरी हो गई तो मैंने अपनी अम्मी से रिश्ते के मुतालिक बात की। उन्होंने जब कबूल कर लिया तो हमने महविश की शादी कर दी। वो लड़का बहुत अच्छा निकला था। उसने महविश को बहुत खुश रखा हुआ था। अम्मी ने भी सबा के सामने हाथ जोड़कर माफी मांग ली थी और उसने भी अम्मी को माफ कर दिया। हम सब हंसी खुशी रहने लगे थे। अब मैं अक्सर सोचता हूँ कि अगर मुझ पर कड़ा वक्त ना आता और मैं गुस्से में महविश को तलाक न देता तो वो सारी जिंदगी मेरी राह तकती रह जाती। मेरे कंधों पर भी गुनाह का बोझ बढ़ता जाता और जिंदगी से बरकत खत्म होती रहती। मुझे अब समझ में आया है कि हमारी जिंदगी में आने वाले गम और दुख के पीछे भी अल्लाह पाक की कोई ना कोई प्लानिंग लाजमी होती है। इसीलिए परेशानी में वाविला नहीं डालना चाहिए कि ये हो गया और वो हो गया। अल्लाह पाक से दुआ करने के बाद उस पर तवक्कल करना चाहिए कि वो लाजमी कुछ अच्छा कर देगा, इंशाअल्लाह। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।